नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। दोस्तों, डीएसपी रेडियो के लिए मैंने एमसीक्यू सीरीज चालू की है यूट्यूब पे, जो कि आपके लिए काफी यूजफुल रहेगी। तो इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिएगा और बढ़िया से एमसीक्यू सॉल्व कीजिएगा। और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नए चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके पहले दोस्तों, आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको मिलेंगे बहुत सारे कोर्सेस। डीएसपी रेडियो का भी कोर्स चल रहा है, जो कि भारी भरकम छूट पे चल रहा है। जी हाँ, अभी डीएसपी रेडियो के कोर्स में 2500 रुपए में आपको कंप्लीट कोर्स मिल रहा है, टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल, जिसमें एमसीक्यू, टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ सब कुछ इंक्लूड रहेगा। तो अभी जाके आप क्या कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। और इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं 9806883688 पे, और अभी कोर्स को परचेस कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, आपको कोई डाउट लगता है रिगार्डिंग कोर्स या फिर कोई क्वेश्चन में, तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम यहाँ से क्वेश्चन डिस्कस करना शुरू करते हैं। अगला है, मध्य प्रदेश के किस पठार में चौपाए, है ना, मतलब जिनके 4 पैर होते हैं, इनकी संख्या सर्वाधिक है ना। तो पशुओं से भी संबंधित प्रश्न जो है हमारी परीक्षाओं में हमसे पूछ लिए जाते हैं, ऐसे प्रश्न भी हमारी परीक्षाओं में बनते हैं, तो इन्हें भी हमें ध्यान देते हुए चलना है। तो हमारा जो बघेलखंड वाला रीजन है, कौन सा बघेलखंड वाला जो हमारा रीजन है, यहां पर जो है वनों की अधिकता होने के कारण जो है चौपायों की संख्या जो है यहां पर सर्वाधिक है ना। तो वन्य प्रदेश की अधिकता होने की वजह से हमारा जो बघेलखंड पठार है, यहां पर चौपाए यानी 4 पैर वाले पशुओं की संख्या ज्यादा हो जाती है। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, सिद्ध बाबा। तो सिद्ध बाबा पहाड़ी निम्न पठारों में से किस में से अवस्थित है? सिद्ध बाबा हिल इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेटू। तो सिद्ध बाबा जो है ये किस पठार की सबसे ऊंची चोटी है? अभी हमने देखा कि ओवरऑल हमारा जो मध्य प्रदेश है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये है हमारी कौन सी? धूपगढ़। इसके पहले भी हमने एक चोटी के बारे में पढ़ा था, जो कि आपकी क्या पढ़ा था? गुरु शिखर, जो कि 1750 मीटर है। क्या है? 1750 मीटर, जो कि अरावली की सबसे ऊंची है। धूपगढ़ जो है ये सतपुड़ा की है। कहां पर है? सतपुड़ा पे है। फिर हमने पढ़ा सिगार के बारे में। किसके बारे में? अरे वो पीने वाली सिगार नहीं है ये, है ना, ये सिगार नाम है चोटी का। 881 मीटर। कहाँ की? मालवा की। कहाँ की? मालवा की सर्वोच्च चोटी है भाई ये। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि सिद्ध बाबा पहाड़ी जो है ये किस पठार की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये आपकी किसकी हो जाएगी? ये आपकी हो जाएगी बुंदेलखंड रीजन की। कहां की हो जाएगी? बुंदेलखंड रीजन की 1172 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है, जो प्रदेश के बुंदेलखंड पठार में अवस्थित है। ये पहाड़ी इस पठार की सर्वोच्च चोटी है। इसकी औसत ऊंचाई जो है 150 से लेकर के 450 मीटर तक है। कितनी है? 150 से लेकर के 450 मीटर तक, यानी कि कहीं ऐसी जब इसको जाती है तो इसकी जो एवरेज अगर हम बात करें निकालें, तो 150 से 450 मीटर क्या है इसकी हाइट है ना। चलिए अगली प्रश्न, गोंडवाना युग की चट्टानें जो है निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में मिलती हैं, है ना। तो ये हमें कहां पर मिलेंगी भाई? ये हमें कहां पर मिलेंगी? ये मिलेंगी हमें आपकी सतपुड़ा क्षेत्र तथा बघेलखंड क्षेत्र में, है ना। तो मध्य प्रदेश की भू संरचना आद्य महाकल्प शैल समूह से आसपास मानी जाती है, और प्रदेश में गोंडवाना युग की चट्टानें की जो 2 क्षेत्र मिलते हैं, सतपुड़ा क्षेत्र में, और दूसरा क्षेत्र आपका क्या हो जाएगा? बघेलखंड। तो सतपुड़ा यहां पर दिया हुआ है, बघेलखंड नहीं है, बुंदेलखंड है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा आपका सतपुड़ा। ठीक है, और दूसरा कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा बघेलखंड वाला रीजन। क्या हो जाएगा? बघेलखंड वाला रीजन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा का निर्धारण किस नदी से होता है? तो भाई आपको पता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि हमारा जो मुरैना जिला है ये सबसे उत्तरी जिला है ना, सबसे नॉर्दर्न हमारा डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का। और हमारा ये जो मध्य प्रदेश आप देखते हैं ना, ये जो हमारा प्यारा मध्य प्रदेश है, तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये चंबल नदी ही है। कौन सी नदी है? चंबल नदी है।
यही हमारी जो है उत्तरी सीमा का निर्धारण कर रही है। तो हमारा मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा का निर्धारण किस नदी के द्वारा जो है किया जाता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चंबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चंबल हो जाएगा। उत्तर पूर्वी सीमा का निर्माण जो है सोन नदी द्वारा किया है। दक्षिणी सीमा जो है इसका निर्धारण ताप्ती नदी द्वारा किया जाता है। तो आप सभी को पता है, अभी हमने देखा था ताप्ती नदी के बारे में। किसके बारे में? ताप्ती नदी जो कहां से निकल रही है? बैतूल के मुल्ताई से निकल रही है। ठीक है। सोन नदी कहां से निकल रही है? हमारी अमरकंटक से निकल रही है। ठीक है। तो नदियां जो है उसका भी चैप्टर में लेकर के आऊंगा, उसमें हम नदियों को बहुत अच्छे से विस्तार से समझेंगे और पढ़ेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहां नहीं पाई जाती हैं? क्या पूछ रहा है? नहीं पाई जाती हैं। नहीं जो है इसको बहुत अच्छे से देखना है भाई। ये नहीं जो है बहुत सारे नहीं में बदल देता है कि भाई सिलेक्शन हुआ कि नहीं। तो वो इस नहीं को ध्यान दोगे तो वहां पर नहीं बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस नहीं को बहुत अच्छे से याद रखना है। जबलपुर, बालाघाट, खंडवा या फिर रीवा कहां पर नहीं मिलती है? ये आपकी खंडवा में नहीं मिलती हैं। कहां पर? खंडवा में नहीं मिलती हैं। अगर हम बात करें तो दक्कन ट्रैप की चट्टानें हैं, जबकि आर्कियन समूह की धारवाड़ क्रम की चट्टानें प्रदेश के बालाघाट, जिसे चिल्पी श्रेणी भी बोला जाता है, जबलपुर या सागर श्रेणी या रीवा गोडाइट श्रेणी जो है इसके अंतर्गत आता है। अगर खंडवा की बात करें तो ये जो है दक्कन ट्रैप की चट्टानें जो है ये यहां पर पाई जाती हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? खंडवा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, कोडप्पा क्रम की चट्टानें जो है ये मध्य प्रदेश में कहां पर पाई जाती है ना? तो एमपी वेयर आर द रॉक्स ऑफ द कोडप्पा ऑर्डर फाउंड कहां पर मिलती हैं भाई? ये हमारी। तो अगर हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव, है ना? उपरोक्त सभी स्थानों पर जो है हमारे मध्य प्रदेश में कोडप्पा की चट्टानें जो है ये क्रम की चट्टानें पाई जाती है। बिजावर में भी, पन्ना में भी और छतरपुर में भी जो है हमारी कौन सी? कोडप्पा जो है इस क्रम की चट्टानें पाई जाती है। ठीक है। चलिए बिजावर जो है ये आपका ग्वालियर, पन्ना व छतरपुर जो है ये क्षेत्र आपका आ जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश को के किस स्थान को पूर्ण पाषाण युगीन नहीं माना जाता है? एमपी, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज नॉट कंसीडर्ड एज द कंप्लीट स्टोन एज? स्टोन पाषाण युग या जिसे पाषाण काल भी बोला जाता है या जिसे आप अंग्रेजी में स्टोन एज कहते हैं। तो ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा जिला जो है ये आपको जो है इस जिले को स्टोन एज के अगर आप बात करें तो उस पर कंपेरिजन जो है नहीं किया जा सकता, उसको नहीं माना जा सकता, कंसीडर नहीं किया जा सकता है। तो ये हमारा कौन सा क्षेत्र है? ये हमारा ग्वालियर क्षेत्र। सीधी, मंदसौर और इंदौर जो है इन्हें जो है हम पूर्ण पाषाण युगीन जो है मान सकते हैं, बट ग्वालियर को नहीं मान सकते हैं। ग्वालियर क्षेत्र को नहीं माना गया है पूर्ण पाषाण कालीन युग का हिस्सा, जबकि सीधी, मंदसौर और खंडवा जिले जो है यहां से इस पूरा पाषाण संस्कृति जो है या पाषाण कालीन संस्कृति जो है इसके प्रमाण या साक्ष्य जो है ये यहां से प्राप्त हुए हैं, इसलिए इन्हें कंसीडर किया जा सकता है। क्या? इसलिए इन्हें यहां पर कंसीडर किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि अविभाजित मध्य प्रदेश, है ना, यानी कि जब हमारे मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था तब जो है इसकी पश्चिम के पूर्व की ओर जो है चौड़ाई कितनी थी या पूर्व से पश्चिम की ओर चौड़ाई कितनी थी? तो अभी हमने देखा प्यारे साथियों, हमारा जो वर्तमान मध्य प्रदेश है, क्या है? वर्तमान मध्य प्रदेश को हमने देखा कि हमारा जो वर्तमान मध्य प्रदेश है ये क्या है? मोटा है ना? तो ये कितना है? ये है आपका 870 और ये कितना है? ये है हमारा 605। लेकिन जब हमारे यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ भी हुआ करता था, तो आज का जो वर्तमान छत्तीसगढ़ है ये तब का पूछ रहा है, तो ये आपका यहाँ से बढ़ जाएगा, यानी ये और मोटा हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बा हो जाएगा।
1127 कितना हो जाएगा, 1127 किलोमीटर जो है ये हो जाएगा। अविभाजित मध्य प्रदेश की पश्चिम से पूर्व की चौड़ाई कितनी थी, 1127 किलोमीटर थी। कितनी थी, 1127 किलोमीटर थी। आगे देखते हैं, है ना। तो विभाजन के बाद ये कितनी रह गई, 870 किलोमीटर ही रह गई, है ना। अगर मैं बात करूं तो यहां पर लिखा है 31 अक्टूबर को, बट अगर आपको पता हो तो हमारा मध्य प्रदेश जो है 1 नवंबर, है ना, मध्य प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, 1 नवंबर, है ना। तो बिल्कुल ये भी सही है, 31 अक्टूबर 2000 को। अब क्योंकि एक दिन का 31 अक्टूबर की रात, है ना, अगला दिन 1 नवंबर, तो छत्तीसगढ़ बनाया गया इस विभाजन से पूर्व अखंड मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की ओर चौड़ाई 1127 किलोमीटर थी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये पूछ रहा है भाई कि उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई कितनी थी, तो चलो ये भी हम देख लेते हैं, ये कितनी रही है, 996 रही है। कितनी रही है, 996 रही है। देखो एक बार और मैं मैप बनाता हूं ताकि आपको क्या हो जाए, यहीं पर आप सारी चीजें याद करके जाओ। ठीक है, यहीं पर आप सारी चीजें जो है याद करके जाओ। देखिए ये है अविभाजित, अविभाजित को देखते हैं पहले। ये क्या हो गया, 605, और ये कितना हो गया, ये हो गया 870। ठीक है, अगर हम इसको पूरे को इंक्लूड कर लें तो ये कितना हो गया, 1127, और ये कितना हो गया, 996 हो गया। क्या हो गया, 996। विभाजित के लिए मैं V लिख देता हूं और अविभाजित के लिए A लिख देता हूं। विभाजित के लिए V और अविभाजित जो है इसके लिए ये लिख दिया मैंने, है ना। हालांकि ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आपका हो गया वेस्ट और ये हो गया हमारा क्या, ईस्ट, है ना। और इसके अलावा अगर हम इसकी बात करें तो हमारा ये जो हो गया, ये हमारा हो गया नॉर्थ और ये हो गया हमारा क्या, साउथ। ठीक है, इसे हमें बहुत अच्छे से याद रखना है, समझ के रखना है। ठीक है, चलो तो कितनी थी भाई, 996 किलोमीटर। कितनी, 996 किलोमीटर जो है ये क्या रही है, इसकी लेंथ यहां पर रही है, लंबाई रही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखिए तो मध्य प्रदेश का विभाजन 31 अक्टूबर 2000 को एक नया राज्य छत्तीसगढ़ बनाया। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 996 किलोमीटर थी, जो विभाजन के बाद घटकर 605 किलोमीटर ही रह गई थी। क्या रह गई थी, 605 किलोमीटर ही रह गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं और आज का हमारा आखिरी प्रश्न जो है इसको देखते हैं। ठीक है, चलो तो प्रश्न यहां पर क्या पूछ रहा है कि अविभाजित मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या थी। क्या पूछ रहा है, अविभाजित मध्य प्रदेश की, है ना। तो वहां पर हमने क्या देखा, ये आपने क्या लगा दिया, डिग्री लगा दिया, है ना। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। ठीक है, तो 21 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश जो है ये हमारे वर्तमान मध्य प्रदेश की क्या है, भौगोलिक स्थिति है। और वहीं पर 74 डिग्री 09 पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 पूर्वी देशांतर ये हमारे मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप है। क्या है, वर्तमान स्वरूप है ना। इसे आप याद कर लो, एक मोबाइल नंबर के जैसे हम याद करते हैं ना, उस तरीके से याद कर लोगे तो याद हो जाएगा। जैसे 216 26 30 74 09 42 82 48, है ना। इस तरीके से आप याद कर लेंगे तो आपको चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, चल तो अगर हम बात करें कि अविभाजित मध्य प्रदेश में जो है क्या स्थिति रही है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त आ और बा दोनों। ठीक है, देखो अब यहां पर देखो ये आपका 7409 ही है क्या है, ये आपका 7409 ही है। इसका मतलब तो ये हो गया ना, इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा जो मध्य प्रदेश है इसको अगर आपने जो मैंने पीछे समझाया था, ये अपना यहां से शुरू होगा,
तो ये रेखा तो बदल नहीं जाएगी ना, ये तो 7409 ही रहेगी, ये तो 7409 ही रहेगी। ठीक है, तो 7409 पूर्वी देशांतर से 84.51 पूर्वी देशांतर, जो अभी ये 82 थी, अब क्योंकि यहां से है तो ये आपकी क्या हो जाएगी, ये यहां पर क्या हो जाएगी, कितनी, 84 डिग्री 51 पूर्वी देशांतर। और वहीं अगर मैं बात करूं तो आपका जो ये वाला पोर्शन है, तो ये वाला पोर्शन भी उतना ही है ना, ये वाला पोर्शन भी उतना ही है। तो आपका 26-30 उत्तरी अक्षांश तक है, और वो आपका 17 डिग्री 46 उत्तरी जो है अक्षांश से हो जाएगा। यानी कि इसमें पहले अगर हम बात करें तो अविभाजित मध्य प्रदेश में ये कितना था, ये था हमारा कितना, 17 डिग्री 46 उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश तक। ठीक है, ये हमें बहुत अच्छे से याद रखना है। और अविभाजित मध्य प्रदेश हो चाहे विभाजित मध्य प्रदेश हो, प्रश्न हमारे दोनों ही सेगमेंट से बनते हैं, है ना प्यारे साथियों, दोनों ही सेगमेंट से हमारे प्रश्न बनते हैं। और इसी तरीके के प्रश्न जो है हमसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। बस ये है, इन प्रश्नों को हमें बहुत अच्छे से समझना है, इन प्रश्नों को हमें बहुत अच्छे से याद रखना है।